are there in the main memory and waiting for CPU to get allocated, they are known to be in the ready queue. सो जॉब क्यू में आपका क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम. मैं प्रोसेसेस की बजाय उसको प्रोग्राम कहना चाहती हूँ क्योंकि अभी वो प्रोग्राम्स जो है वो आपके डिस्क पे ही पड़े हुए हैं, वो मेन मेमोरी में नहीं आए हैं. रेडी क्यू में बोल रही हूँ सेट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट. वेटिंग टू एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हो गया कि अब वो वेट कर रहे हैं कि उनको सीपीयू मिलेगा. और रेडी क्यू में मैं बोलती हूँ कि प्रोसेसेस एक लिंक लिस्ट में लगी हुई हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस 1 लिंक लिस्ट में लगी हुई है, प्रोसेस 2. प्रोसेस क्या है, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड. सो कोड को तो मैं एक लिंक लिस्ट में नहीं लगा सकती, बट जब मैं बोलती हूँ कि प्रोसेसेस जो है रेडी क्यू में एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में लगी हुई हैं, सो दैट मीन्स देयर पीसीबीज आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट. सबसे पहले प्रोसेस 1, उसके बाद प्रोसेस 7 का पीसीबी 7, उसके बाद प्रोसेस 2 का पीसीबी 2, उसके बाद प्रोसेस 3 का पीसीबी 3, उसके बाद प्रोसेस 8 का पीसीबी 8. सो देयर इज अ लिंक लिस्ट ऑफ पीसीबीज. आई रिमेम्बर कल भी मैंने ये बात बतानी शुरू की थी. सो बेसिकली जब आप लिंक लिस्ट, इनफैक्ट इसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होंगे जब आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स करेंगे थियरी में और प्रैक्टिकल्स में. सो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ पीसीबी क्या था. व्हाट वाज पीसीबी? एनीवन हु नोज द आंसर प्लीज अपना नाम बताएंगे और आंसर करेंगे, एक्सेप्ट पल्लवी. मैम प्रोसेस कंट्रोलर ब्लॉक. पहले नाम बताओगे. मैम श्रेया. श्रेया, हाँ जी श्रेया बताइए. मैम इट इज अ डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस. To store the information, runtime statistics about the process. So basically यहाँ पर मैं इतना बताना चाहती हूँ. श्रेया था ना, श्रेया गुप्ता, श्रेया चंद. मैम श्रेया चंद. ओके यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ अभी आपको कि मुझे एक लिंक लिस्ट मेंटेन करनी है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो रेडी क्यू में आई हुई हैं जिनको एग्जीक्यूशन की जरूरत है. सो फॉर दैट आई एम मेंटेनिंग अ लिंक लिस्ट इन सच अ वे दैट the each node of the linked list, it's nothing, it is the PCB of every process. PCB क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर ही तो है. तो जब आप नॉर्मल लिंक लिस्ट बनाते थे तो एक सिर्फ आइटम होता था और एक पॉइंटर होता था. अब मैं आइटम की जगह प्रोसेस का प्रायोरिटी लिख लूंगी, प्रोसेस का जो सीपीयू टाइम उसको एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए वो उस नोड में डाल दूंगी, प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए वो उस नोड में डाल दूंगी, एंड सो ऑन. एंड जब ये सारी की सारी प्रोसेसेस के पीसीबी लिंक लिस्ट में लगे हुए हैं तो एक शेड्यूलर होता है. शेड्यूलर इज नथिंग, दैट इज द सीपीयू, दैट इज अ स्पेशल मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम who will decide and select that which process is going to be executed next by the CPU. ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. तो आइडिया इज वेरी सिंपल. रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, होगी उनमें से एक ही एग्जीक्यूट. डिसाइड कौन करेगा? सो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है जिसको मैं बोलती हूँ शेड्यूलर. शेड्यूलर जो है इस रेडी क्यू में देखता है कि किस और अपनी कोई एल्गोरिथम लगाता है, और वो एल्गोरिथम जो है वो बहुत सारी हो सकती है. वन एल्गोरिथम कैन बी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो सबसे पहली लगी हुई है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दो. दैट मीन्स जो आपके हेड नोड होगी लिंक लिस्ट की, वो वाली प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दो. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे जो सेकंड वाली प्रोसेस अब जो हेड पे आ गई होगी उसको एग्जीक्यूट कर दो. तो दिस इज माय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम्स हम पूरी डिटेल में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. सो प्लीज अभी मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ रही हूँ कि एल्गोरिथम तुम्हें पता चल जाए कि शेड्यूलर कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी नेक्स्ट जॉब को एग्जीक्यूट किया जाएगा. सिमिलरली देयर इज एन एल्गोरिथम व्हिच इज नोन एज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या कहती है कि हर प्रोसेस को एक सेम क्वांटा ऑफ टाइम दे दिया, क्वांटम ऑफ टाइम या क्वांटा ऑफ टाइम, या फिर एक टाइम स्लाइस दे दिया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर लेट्स से 4 प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, और मैंने डिसाइड कर लिया कि हर प्रोसेस को 2-2 मिली सेकेंड का टाइम दिया जाएगा. सो हर प्रोसेस 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगी, फिर वो रेडी क्यू के लास्ट में जाके लग जाएगी. लिंक लिस्ट के लास्ट, वो जो नोड जो है उसको लिंक पॉइंटर मैनिपुलेशन करोगे और लिंक लिस्ट के लास्ट में लगा दोगे. फिर अब जो हेड पे नोड आ गई है उसको भी 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करोगे, और जो अब जो नोड जिसको एग्जीक्यूट किया वो लिंक लिस्ट के एंड में लग
जाएगी. Similarly, there is another algorithm जिसको मैं बोलती हूँ प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम. प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम के अंदर जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, जितनी भी प्रोसेसेस लगी होंगी लिंक लिस्ट के अंदर, उनमें सारे के पीसीबी के कंटेंट्स को चेक करोगे, जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रही होगी वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी एंड सो ऑन. सो शेड्यूलर के पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं, वो उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके ये डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस है जिसको फॉर द फर्स्ट टाइम सबसे पहले लिया जाएगा एग्जीक्यूशन करवाने के लिए. सो यहाँ से एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं. फॉर मैक्सिमाइज सीपीयू यूज क्विक स्विच प्रोसेसेस ऑनटू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग. प्रोसेसेस के बीच में फटाफट जो है वो स्विच होता रहता है. अभी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था, टाइम जो था वो लेट्स से एक्सपायर हो गया, सीपीयू जो था वो किसी और प्रोसेस के ऊपर स्विच हो गया. या लेट्स से एक लो प्रायोरिटी प्रोसेस चल रही थी, एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, सीपीयू ने स्विच करके हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया. तो सिस्टम में यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में सीपीयू कीप्स ऑन स्विचिंग बिटवीन प्रोसेसेस. सो सीपीयू शेड्यूलर इज द मॉड्यूल जो ये चेक करता है कि अवेलेबल प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को नेक्स्ट एग्जीक्यूट करवाया जाएगा. सो For that, operating system maintains various scheduling queues. Operating system maintains various scheduling queues. One is the job queue जो सिस्टम की सारी प्रोसेसेस को रखता है जिनको एग्जीक्यूट होना होता है. रेडी क्यू में सिर्फ वो प्रोसेसेस होती हैं जो अब तक मेन मेमोरी में आ चुकी हैं और अब वेट कर रही हैं जिनको सीपीयू एलोकेट होगा. आई रिमेम्बर मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था जब प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिखाया था, तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि रेडी क्यू इज अ क्यू in which the processes has all the resources except CPU. They have all the, that means अब वो रेडी बैठी हुई हैं. जैसे ही अब उनको सीपीयू मिलेगा उनमें से एक प्रोसेस जो है वो रनिंग में चली जाएगी. और मैंने तुम्हें ये भी बताया था एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम देयर कैन बी मेनी प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू. एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम देयर कैन बी मेनी प्रोसेसेस इन द वेटिंग क्यू, बट एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम देयर कैन बी ओनली वन प्रोसेस दैट इज रनिंग. वो प्रोसेस जिसको अगर आप किसी भी इवेंट का वेट कर रहा है, आईओ का वेट कर रहा है, किसी सिग्नल का वेट कर रहा है, वो जो है वो वेटिंग में चला जाएगा. सिमिलरली अगर किसी प्रोसेस के पास सारे रिसोर्सेज हैं बट सिर्फ उसका टाइम क्वांटम एक्सपायर हो रहा है, तो उसके पास तो सारे रिसोर्सेज थे, तो वो वेटिंग में नहीं जाएगा, वो इंटरप्ट के थ्रू वो सीधा आपका रेडी क्यू में जाएगा. ठीक है. सो ये हम डायग्राम जो थे, आई होप यू आर रीडिंग साइड बाय साइड. मतलब ये मत सोचना कि मैं कोई तुम्हें डेडलाइन दूंगी कि मैं टेस्ट लेने वाली हूँ तब तुम पढ़ना शुरू करोगे. प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग योर कंटेंट. आई माइट नॉट बी एबल टू गेट एनी टेस्ट. इट विल बी योर असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट. असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, क्विजेज होंगी, उसके बेसिस पे आपकी असेसमेंट ली जाएगी. डन. नेक्स्ट हम डिवाइस क्यू की बात करते हैं. डिवाइस क्यू का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से आपकी हार्ड डिस्क से डेटा रीड करना है. ओके. डिवाइस क्यू आपके हर एक डिवाइस के लिए क्यू मेंटेन होती है. प्रिंटर के लिए क्यू है, हार्ड डिस्क के लिए क्यू है, स्कैनर के लिए एक क्यू मेंटेन होती है. एक सिनेरियो सोचने की कोशिश करते हैं. प्रोसेसेस रेडी क्यू में लगी हुई है. प्रोसेसर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेड्यूलर जो था उसने एक प्रोसेस लेट्स से पीसीबी 1 डिसाइड करी. पीसीबी 1 का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, पर उसको इमीडिएटली क्या हुआ, उसको डेटा रीड करने की जरूरत पड़ गई हार्ड डिस्क पे. तो वो प्रोसेस रेडी क्यू से निकल के कहाँ पे लग गई, वो हार्ड डिस्क के यानी कि उस डिवाइस के क्यू में लग गई. ठीक है. इमीडिएटली प्रोसेस नहीं हो पाएगी क्योंकि हार्ड डिस्क माइट बिजी विद सम अदर प्रोसेस, तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस की क्यू में लग गई. एक अगली प्रोसेस आई, प्रोसेस को लेट्स से प्रिंटर की जरूरत थी, उसको कुछ प्रिंट करना था, तो वो प्रोसेस जो था वो रेडी क्यू से निकल के एक वेटिंग क्यू में लग गई और उस वेटिंग क्यू में भी एक डिवाइस की क्यू में लग गई. लेट्स से प्रोसेस नंबर 3 जो प्रिंटर की क्यू में लगी हुई है. लेट्स से नेक्स्ट प्रोसेस नंबर 4 एग्जीक्यूट हुई, उसको लेट्स से फिर से हार्ड डिस्क की जरूरत थी, तो वो प्रोसेस नंबर 1 के पीछे एक लिंक लिस्ट बन गई. वो प्रोसेस जो 4 जो थी वो डिवाइस क्यू में लग गई. प्रोसेस 6 आई, प्रोसेस 6 को लेट्स से फिर से स्कैनर चाहिए था, तो वो स्कैनर वाली क्यू में लग गई एंड सो ऑन. So this is a basic example how the linked list is maintained for the main memory also and for other hardware devices also. Like यहाँ पर वैसे main memory में भी तो हमारा hardware ही है ना.
सो बेसिकली अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आपकी रेडी क्यू या जितने भी आईओ डिवाइसेस होते हैं उन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिंक लिस्ट मेंटेन करवाता है, सो एज टू मेंटेन एन ऑर्डर की कौन सी प्रोसेस पहले आई थी और कौन सी प्रोसेस जो थी वो बाद में आई थी। सो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखाया हुआ है, एक रेडी क्यू मेंटेन की हुई है और उस रेडी क्यू के अंदर प्रोसेसेस नहीं है, पीसीबीज लगे हुए हैं। जब मैं अगर गलती से कभी बोलती भी हूँ कि प्रोसेसेस रेडी क्यू में लगी हुई हैं तो इमीडिएटली देयर शुड बी एन ऑटो करेक्शन इन योर माइंड, और तुम्हारे दिमाग में यही थॉट हमेशा रहना चाहिए कि प्रोसेसेस पीसीबी में नहीं लगेंगी, प्रोसेस इज जस्ट अ पीस ऑफ कोड। तो उससे रिलेटेड जो उसका डेटा स्ट्रक्चर जो है, जो आपका पीसीबी है, वो आपका क्यू के अंदर लगा होगा। सो ये लाइन, ये आपका क्या दिखा रहा है कि हेडर में अभी पीसीबी 7 है और लास्ट जो लगा हुआ है पीसीबी यानी कि प्रोसेस 2 लगा हुआ है विद पीसीबी 2। सिमिलरली टेप के लिए कोई भी, ये डायग्राम दिखा रहा है टेप के लिए अभी कोई भी प्रोसेस वेट नहीं कर रही है। ये डायग्राम दिखा रहा है कि टेप यूनिट 0 के लिए कोई प्रोसेस वेट नहीं कर रही, टेप यूनिट 1 के लिए कोई प्रोसेस वेट नहीं कर रही। डिस्क के लिए 3 प्रोसेसेस वेट कर रही हैं, 3, 14 एंड 6, 3 एट द हेड एंड 6 एट द टेल। सिमिलरली टर्मिनल के लिए देयर इज ओनली 1 प्रोसेस वेटिंग, या जो प्रोसेस अभी लगी हुई है वो एक ही प्रोसेस है। So I hope I am clear that every time for all the processes which are executing, operating system maintains various device queues, and as the processes are transitioning during their life cycle, these processes keeps on changing their positions in device queues also. Meaning, let's say for example, एक प्रोसेस अभी अभी प्रिंटर से सर्व हुई है, प्रिंटर से उसका काम खत्म हो गया, तो वो प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में गई होगी क्योंकि उसको जो हार्डवेयर चाहिए था अब उसका काम खत्म हो गया, अब वो रेडी क्यू में चली गई। शेड्यूलर ने उस प्रोसेस को फिर से नेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब उसको लेट्स से किसी डिस्क की जरूरत है, अब वो डिस्क वाली क्यू में लग गई है। डिस्क से जब उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी वो फिर से रेडी क्यू में जाएगी, रेडी क्यू के बाद फिर से उसका एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन में पता चला अब उसको स्कैनर की जरूरत है तो वो स्कैनर वाली क्यू में आके लग जाएगी, एंड सो ऑन। सो जैसे जैसे प्रोसेसेस ट्रांजिशन होती रहती है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, वैसे वैसे प्रोसेसेस जो है वो डिवाइस क्यू में भी ट्रांजिशन होती रहती हैं, प्रोसेसेस के पीसीबीज जो है वो ट्रांजिशन होते रहते हैं। सो नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम जो कि ये दिखाया हुआ है कि आपकी प्रोसेसेस जो हैं वो कैसे कैसे शेड्यूल हो रही है। दिस इज बेसिकली अ क्यूइंग डायग्राम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से क्यूज मेंटेन की जाती है और क्यू कैसे प्रोसेस की जाती हैं। डायग्राम में ये ध्यान दोगे, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके सर्कल में दिखाए हुए हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो आपके सर्कल में दिखाए हुए हैं। लाइक यू कैन सी सीपीयू and IO devices are shown in circle. क्यूज जो हैं वो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में दिखाई हुई हैं, क्यूज जो हैं वो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में दिखाई हुई हैं, ठीक है। और अगर कोई एक्शन हो रहा है वो आपके ओवल्स में दिखाया हुआ है। डन। सो इस डायग्राम को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो प्रोसेसेस आपकी रेडी क्यू में आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? जो ऊपर वाला एरो है वो ये दिखा रहा है किसी जॉब पूल से आ रही है, दैट मींस हार्ड डिस्क से डायरेक्टली एंटर हो रही है रेडी क्यू में। और जो नीचे वाला एरो दिखाया हुआ है वो ये दिखाया हुआ है कि जरूरी नहीं है आपकी हर जॉब जो है वो आपकी जॉब पूल से आ रही होगी। इट मींस कोई प्रोसेस पार्शियली एग्जीक्यूटेड थी जो किसी वेटिंग स्टेट में चली गई थी, अब वो दोबारा से रेडी क्यू में जा रही है। उनमें से एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट हुआ, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगी दिस एरो, और अगर वो टर्मिनेट नहीं होती है तो हो सकता है कि उसको आईओ रिक्वेस्ट हो और उसके बाद वो आईओ क्यू में लग जाए, यानी कि जो भी हमने डिवाइस क्यूज देखी थी अलग अलग डिवाइस क्यूज में लग जाए, उसको प्रोसेस को आईओ मिल जाएगा तो वो प्रोसेस दोबारा रेडी क्यू में चली जाएगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट एरो? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट एरो? क्लियर मैम। क्लियर, ठीक है। हाँ जी बोलिए बेटा, एनीवन इन डाउट? यस, आयोरिक सीपीयू से टर्मिनेट होने के बाद सेकंड वाला एरो नहीं समझ आया। देखो, द फर्स्ट एरो इज शोइंग कि अगर उस प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। जो नीचे एरो आ रहा है, द नीचे जो फर्स्ट वन द एरो विच इज कमिंग, वो ऐसी प्रोसेसेस दिखाई हुई है जिनको किसी आईओ की जरूरत थी, आईओ रिक्वेस्ट हुई
चलते हुए आईओ रिक्वेस्ट हुई, आईओ रिक्वेस्ट के बाद वो कहाँ पे जाएगा, वो आईओ क्यू में जाएगा, आईओ क्यू के बाद उसको आईओ मिल जाएगा, और जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस से ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फिर से प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगी। वो सीधा रनिंग स्टेट में नहीं आएगी, वो रेडी क्यू में जाएगी, क्योंकि वो प्रोसेस दैट इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, इट हैज ऑल द रिसोर्सेज एक्सेप्ट द सीपीयू, उसके पास अब रिसोर्सेज हैं, डन, ठीक है। दैट मीन्स उसको और कोई अब रिसोर्स नहीं चाहिए, उसको सिर्फ सीपीयू चाहिए उसका एग्जीक्यूशन होने के लिए। सेकेंड एरो इज इंडिकेटिंग फॉर द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वेयर वी हैव जस्ट डिस्कस कि अगर एक प्रोसेस का टाइम एक्सपायर होता है, मान लो एक प्रोसेस चल रही थी, उसको किसी आईओ की जरूरत नहीं थी, उसको किसी सिग्नल की जरूरत नहीं थी, उसको किसी इवेंट की जरूरत नहीं थी, बट उसका सिर्फ टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, तो क्या जबरदस्ती उसको किसी आईओ क्यू में वेट करवाया जाना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। सो अगर उसका सिर्फ टाइम क्वांटम एक्सपायर हुआ है तो वो प्रोसेस दोबारा से रेडी क्यू में चली जाएगी। दिस वाज अबाउट योर सेकंड एरो। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? Yes, ma'am, clear. Yes, ma'am, clear. फोर्थ एरो को देखते हैं। फोर्थ एरो क्या है कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, एग्जीक्यूट होते होते एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक इंटरप्ट आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू का कंट्रोल वहीं छोड़ेगा जिस प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा था, एंड इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ इंटरप्शन। तो वो जो प्रोसेस जो है जिसको वो भी एग्जीक्यूट कर रहा था, कंट्रोल उस प्रोसेस से छूटा, और कंट्रोल अब वो प्रोसेस फिर से कहाँ पे जाएगी, वो प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगी। फोर्थ एरो को आप देखेंगे, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी बट उसको एक इंटरप्शन मिला, सो दैट प्रोसेस वो जो है वो इंटरप्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने लगेगा, तो वो प्रोसेस सीधा का सीधा कहाँ पर चली जाएगी, दोबारा से रेडी क्यू में चली जाएगी। डन। फोर्थ एरो इज ऑल्सो फाइन। थर्ड एरो पे आते हैं। थर्ड एरो इज अबाउट forking a child. Of course, we have not taken this forking in our lab activity as well as in theory, but हमारा जो यूनिक्स के अंदर या फिर फॉर एग्जाम्पल विंडोज के अंदर जो हमारा प्रोसेस क्रिएशन होता है, that is based upon a hierarchy. There is a parent process that creates a child process. Then that child process in turn can create other child processes. Let me show you this diagram. Okay, so basically this is a tree of processes which is created in the Linux operating system. ये आपको Linux का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, बट विंडोज में भी इसी तरह से ट्री ऑफ प्रोसेसेस जो है वो आपकी क्रिएट होती हैं। सो सबसे पहले आपकी लेट्स से एक प्रोसेस होती है पेरेंट प्रोसेस। वो पेरेंट प्रोसेस बड़ी सारी चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करवाती है। वो चाइल्ड प्रोसेसेस इन टर्न और चाइल्ड प्रोसेसेस और चाइल्ड प्रोसेसेस और चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करवाती हैं। तो पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, mostly wait for the child process to get terminated. Parent process mostly wait for the child process to get terminated. अगर पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है, एक देखो यहाँ पे क्या दिखाया, एक प्रोसेस चल रही थी, उससे एक फोर्क यानी कि एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ। अब उस टाइम पे चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है और पेरेंट जो है वो क्या करेगा, वो फिर से वो वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। दैट मीन्स इट इज वेटिंग ताकि बाकी की जो आपकी चाइल्ड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर अभी ये थर्ड वाली लेग नहीं भी क्लियर हो रही तो भी अभी काम चलेगा, क्योंकि हम अभी बहुत डिटेल में फोर्किंग पढ़ेंगे। हमारी लैब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फोर्किंग का ही है, और हम फोर्किंग को लैब में भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज शेड्यूलर्स। Scheduler in general is an operating system module that decides that which process will be executed next. First thing, that means यहाँ पर अब हमारा 3 तरह के शेड्यूलर पिक्चर में आते हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड मिडल टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका कहलाता है सीपीयू शेड्यूलर, और ये आपका कहाँ पर वर्क करता है, ये आपका
यहाँ पे दिखाती हूँ, ये आपका इस जगह पे वर्क करता है। यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेडी क्यू में प्रोसेसेस देखेगा और उनमें से किसी एक प्रोसेस को सीपीयू के ऊपर एलोकेट कर देगा, सीपीयू उस प्रोसेस को एलोकेट कर देगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी to find the next job from the next process. अगर मैं job बोल रही हूँ तो I am wrong. To find the next process from the ready queue for the execution. So इस जगह पर जो काम कर रहा है वो काम करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो आपका एक जॉब पूल बना होता है, जॉब पूल में से कौन कौन सी प्रोसेस को रेडी क्यू में लाया जाएगा, ये काम होता है आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि कौन सी प्रोसेसेस आपकी रेडी क्यू में एंटर करी जाएंगी, कौन सी प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में अकोमोडेट करवाया जाएगा, ये डिसाइड करता है आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। व्हाई द टर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इन्वोकेशन। अब मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर इन्वोकेशन का मतलब क्या हो गया। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वोक होता रहता है। एक प्रोसेस फोर्क हो गई, पेरेंट वेट कर रहा है, चाइल्ड एग्जीक्यूट हो रहा है, पेरेंट जो था वो वेट में चला गया। एक प्रोसेस को आईओ की जरूरत पड़ गई, सीपीयू ने उस प्रोसेस का कंट्रोल छोड़ा, फिर से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को इन्वोक किया जाएगा कि अब भाई बताओ नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट की जाएगी। एक प्रोसेस का टाइमर एक्सपायर हो गया तो वो प्रोसेस फिर से रेडी क्यू में चली गई, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को फिर से जगाया गया, भाई बताओ अब नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। सिमिलरली चौथा एग्जांपल हमारा था कि अगर एक इंटरप्ट आई है तो सीपीयू जो है वो उस प्रोसेस को छोड़ेगा और दोबारा से जो शेड्यूलर जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखेगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस किसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कौन सी प्रायोरिटी को, कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत फ्रीक्वेंटली, शॉर्ट टर्म बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्वोक किया जाता है, बार बार इन्वोक होता रहता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर will be active only when a process leaves the system. जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होगी और जब मेन मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा तभी तो एक नई जॉब पूल से मेन मेमोरी में फिट की जाएगी। सो जब एक प्रोसेस सिस्टम लीव करती है, टर्मिनेट करती है, ओनली देन अ न्यू प्रोसेस इज एडमिटेड इनटू द रेडी क्यू। एंड for this transitioning, for this particular selection, your long term scheduler comes to the picture, and hence the name long term, indicating that this type of scheduler is invoked after a very long time, but long term scheduler जो है उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इट दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट मेंटेन्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एट अ टाइम पे वो 3 प्रोसेसेस को अकोमोडेट कर रहा है मेन मेमोरी में, या 4 को कर रहा है, या 5 को कर रहा है। बहुत बड़ी प्रोसेसेस को रख देगा रेडी क्यू में तो हो सकता है 3 ही प्रोसेसेस अकोमोडेट हो पाए। वो जुडिशियसली डिसाइड करेगा कि छोटी बड़ी प्रोसेसेस को रखेगा तो हो सकता है 5 या 6 प्रोसेसेस एक साथ को रेजिडेंट हो सकती हैं। सो मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 6 हो गई। और अगर वो छोटी प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में अकोमोडेट कर देगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डालता जाएगा छोटी प्रोसेसेस को, तो हो सकता है मेरी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग 10 भी हो जाए। सो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट जो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। सेकंड इज इट इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर to get a good mix of jobs. Good mix of jobs का मतलब क्या हो गया कि कुछ प्रोसेसेस सीपीयू बाउंड भी रखे, कुछ प्रोसेसेस आईओ बाउंड भी रखे। एक एग्जांपल देखते हैं, अगर सारी की सारी प्रोसेसेस सीपीयू बाउंड हो गई, सीपीयू बाउंड होने का मतलब उनको ज्यादा सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, आईओ से उनका मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक कैलकुलेशन है जिसके अंदर डेटा आपने अगर एक बार प्रोग्राम को दे दिया तो बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जा रही है। न्यूक्लियर रिएक्शंस हो गए, या फॉर एग्जांपल जो माइनिंग
कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिनके अगर आपने एक बार डेटा दे दिया तो कैलकुलेशंस बहुत लंबी चलती जाए। अब उस सिचुएशन में क्या होगा, हर प्रोसेस कोई सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, टाइम क्वांटा थोड़ी सी देर के लिए चला, उसके बाद वो प्रोसेस फिर पीछे लग गई, फिर वो प्रोसेसर जो था वो किसी और प्रोसेस को लेके बैठ गया, वो भी सीपीयू बाउंड थी, अगली प्रोसेस भी सीपीयू बाउंड थी। एज अ रिजल्ट सीपीयू ही सिर्फ ऑक्यूपाइड है, आईओ डिवाइसेस खाली बैठे हुए हैं, आईओ डिवाइसेस सारे के सारे खाली बैठे हुए, क्योंकि उनके पास कोई आईओ की रिक्वायरमेंट ही नहीं आ रही है। अगर सिर्फ और सिर्फ आईओ बाउंड जॉब सिस्टम में एंटर हो गई हैं, अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेसर ने गलती से सिर्फ जो आईओ बाउंड प्रोसेसेस थी उनको रेडी क्यू में डाल दिया है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपके आईओ डिवाइसेस ऑक्यूपाइड होंगे, सीपीयू खाली बैठा रहेगा। एक प्रोसेस चली, ओहो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ गई, उसने सीपीयू को छोड़ा और वो किसी डिवाइस क्यू में लग गई। दूसरी प्रोसेस फिर चली, उसको फिर किसी डिवाइस की जरूरत पड़ गई, वो भी डिवाइस क्यू में आके लग गई। तीसरी प्रोसेस चली, वो भी डिवाइस क्यू में। तो हो क्या रहा है, प्रोसेसेस चलती जा रही है, वो डिवाइस क्यू में लगती जा रही है, प्रोसेस चल रही है, वो डिवाइस क्यू में लग रही है, सीपीयू खाली बैठा हुआ है, सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो डिवाइस क्यूज में लगी हुई हैं। एंड प्लीज रिमेंबर देयर इज अ ह्यूज स्पीड डिफरेंस बिटवीन द सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस। सीपीयू जो है वो नैनो सेकेंड्स में काम करता है, डिवाइसेस जो हैं वो आपके मिली सेकेंड्स में काम करते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ गैप ऑफ 10⁻⁻⁶ का परफॉर्मेंस गैप हमेशा रहेगा। तो डिवाइस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत स्लो काम करते हैं, सीपीयू तो फटाफट से एग्जीक्यूशन करके नेक्स्ट प्रोसेस को ले लेगा। सो अगर आईओ बाउंड प्रोसेसेस आ जाती हैं तो आईओ डिवाइसेस बिजी हो जाएगा, सीपीयू खाली पड़ा रहेगा। सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस आ जाती हैं तो सीपीयू बिजी रहेगा, आईओ डिवाइसेस खाली रहेंगे। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कि वो रेडी क्यू में गुड मिक्स ऑफ जॉब्स को डालेगा, so that all the resources are optimally utilized, not just the CPU, it is your IO also जिनका utilization proper होना चाहिए। So this was all about your long term scheduler. Many a times in many systems long term schedulers are not there, processes जो हैं वो directly ही आपकी ready queue में आती हैं। एंड इन केस अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूशन करवाना होता है तो वो प्रोसेस, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है जिसको एग्जीक्यूशन की जरूरत है, बट देयर इज नो रूम इन द मेन मेमोरी, देयर इज नो प्लेस इन द मेन मेमोरी, कहाँ वो प्रोसेस कहाँ एकोमोडेट होगी। तो क्या करवाने की जरूरत है, एक किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को स्वैप आउट करवाना पड़ेगा और न्यू प्रोसेस जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको स्वैप इन करवाना पड़ेगा। देयर कम्स द मिडल टर्म शेड्यूलर जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को स्वैप आउट करवाया जाए, और जब प्रोसेसेस 2 या 3 प्रोसेसेस आपकी स्वैप आउट प्रोसेसेस है, पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस में से अब किस प्रोसेस को मेन मेमोरी में दोबारा से स्वैप इन करवाया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली जस्ट रीड द पॉइंट्स फ्रॉम हियर। ये पॉइंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये मिली सेकेंड्स में, आई एम सॉरी, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक फ्रीक्वेंटली इन मिलीसेकेंड्स, बहुत जल्दी इन्वोक होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इनफ्रीक्वेंटली होता है, स्लो होता है, इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू गिव अ गुड मिक्स ऑफ जॉब्स, प्रोसेस मिक्स होनी चाहिए विद आईओ बाउंड प्रोसेसेस, विद सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस। मिडल टर्म शेड्यूलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई प्रोसेस पार्शियली एग्जीक्यूट हुई है और अगर मेन मेमोरी में उसके लिए जगह नहीं है, रेडी क्यू में मैं उसको नहीं डाल सकती, तो उस प्रोसेस को स्वैप आउट करके मैं पार्शियली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस को मैं बाहर डिस्क पे ही अभी मैं रखूंगी। देयर इज अ स्पेशल स्वैप एरिया। आप ये मत सोचना कि वो प्रोसेस अगर डिस्क पे चली गई है तो वो वापस प्रोग्राम बन गई है, नो, दैट प्रोसेस विल रिमेन लाइक अ प्रोसेस, क्योंकि एक स्पेशल स्वैप एरिया ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। प्रोसेसेस जिनको स्वैप आउट करवाना होता है वो स्वैप स्पेस में जाती हैं और फिर उसी स्वैप स्पेस से वो प्रोसेसेस जो है वो मेन मेमोरी में वापस लाई जाती हैं। सो
ये एरो पे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वर्क करता है, ये जो एरो आपका जॉब पूल से आ रहा है यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क करता है, और ये जो प्रोसेसेस स्वैप आउट करवा रही हूँ और लेटर उन स्वैप्ड आउट प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस दोबारा से मेन मेमोरी में अकोमोडेट की जाएगी, उन उस डिसीजन के लिए आपका मिडिल टर्म शेड्यूलर जो है दैट कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे इस फटाफट से मीडियम टर्म शेड्यूलर के पॉइंट को एक बार आप पढ़ेंगे। इफ इट इज नॉट क्लियर तो मुझे बताएंगे। मैम क्लियर है? Okay, Yes. so this is just the difference between the long-term scheduler, short-term scheduler, and the middle-term scheduler. Once I share the PPT, you can go through this table. This is not from the book; it is taken separately from some other source. So, but आप इनके differences को अगर आप देख लोगे, क्योंकि कई बारी वाइवा में भी पूछ लिया जाता है और कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, differentiate between this and this. So, differentiation के लिए तुम्हारे पास points जो है वो clear होने चाहिए। ये तुम्हारा multitasking in mobile system जो है ये सेल्फ स्टडी है। पल्लवी आप मुझे नेक्स्ट क्लास में रिमाइंड कराएंगे कि मुझे पूछना है क्लास में। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट स्विच। व्हेन एन इंटरप्शन अकर, system needs to save the state of currently executing process. So what I'm saying is whenever an interrupt occur, operating system save the state context of the currently executing process in its PCB and reload the content of next scheduled process. कितने बच्चों को ये लाइन क्लियर हुई है? चल सकती हूँ आगे? ठीक है, तो वो एक प्रोसेस के कंटेंट्स को वो सेव करवाएगा और दूसरे प्रोसेस के कंटेंट्स को रीलोड करवाएगा वाया अ कॉन्टेक्स्ट स्विच। अभी मैं एक प्रोसेस के अभी सीपीयू जो है, सीपीयू के रजिस्टर्स में, प्रोग्राम काउंटर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स में, मेमोरी बफर रजिस्टर्स में अभी प्रोसेस ए से रिलेटेड चीजें हैं। गर्ल्स ये चीज हमेशा याद रखना कि आपके सीपीयू के जो रजिस्टर्स जो हैं या तो वो प्रोसेस ए का डेटा स्टोर कर रहे होंगे या प्रोसेस बी का या प्रोसेस सी का। जो प्रोसेस आपकी चल रही होगी उससे रिलेटेड डेटा वो लेके बैठे होंगे। अगर प्रोसेस ए चल रही है तो प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बफर रजिस्टर्स, बाकी रजिस्टर्स में प्रोसेस ए के स्पेसिफिक ऑपरेंड्स होंगे, इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस होंगे। द मोमेंट कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, ये सारी की सारी चीजें कहाँ पर सेव करवाई जाएंगी? पीसीबी के स्टैक पे सेव करवा दी जाएंगी कि ये अभी स्टेट चल रही थी, इस प्रोसेस की ये स्टेट चल रही थी, और जब इस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रिज्यूम होगा तो इसी स्टेट से आगे रिज्यूम होगा। अब प्रोसेसर में किसकी स्टेट को रीलोड करवाने की जरूरत है? प्रोसेस 2 की स्टेट को रीलोड करवाने की जरूरत है। वो कहां से रीलोड होगी? प्रोसेस 2 के पीसीबी से रीलोड होगी। सो एवरी टाइम द सीपीयू, द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट्स अ न्यू जॉब, selects a new process, job नहीं बोल सकती है मैं यहाँ पर। So every time the short term scheduler selects a new process for execution, पुरानी वाले प्रोसेस के कंटेंट्स को सेव करवाया जाएगा और नए वाले प्रोसेस के कंटेंट्स को रीलोड करवाया जाएगा, and this is known to be context switch. Now I am saying one line, context switch is a pure overhead. Why? Because at the time of context switch, there is no useful work going on while switching. एक प्रोसेस के कंटेंट्स को पीसीबी में लिखवाया जा रहा है, दूसरे प्रोसेस के कंटेंट्स को पीसीबी से रीड किया जा रहा है, तो उस टाइम तक के लिए कुछ भी जॉब आपकी सिस्टम में एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती है, एंड दिस टाइम इज अ प्योर ओवरहेड। इस डायग्राम पे आओ, इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है कि एक प्रोसेस के कंटेंट्स को सेव करवाया गया
और कुछ टाइम के बाद दूसरे प्रोसेस के कंटेंट्स को रीलोड करवाया गया। सो इस टाइम पे प्रोसेस 1 भी खाली चल रही थी, प्रोसेस 0 भी खाली चल रही थी। उसके बाद प्रोसेस 1 ने एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, फिर से किसी रीजन से इंटरप्ट आई, पीसीबी 1 के कंटेंट्स को स्टोर करवाया गया, पीसीबी 0 के कंटेंट्स को रीलोड करवाया गया। इस टाइम पे भी ये प्रोसेस भी खाली चल रही थी और ये प्रोसेस भी खाली चल रही थी। सो बेसिकली आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी प्योर ओवरहेड, बिकॉज उस टाइम पे आपका क्या कहते हैं कि कुछ भी यूजफुल काम नहीं हो रहा होता, आपके सिस्टम में यूजफुल काम नहीं हो रहा होता और सिस्टम आपका सिर्फ स्विचिंग करवाने में बिजी होता है, स्विचिंग करवाने में बिजी होता है। सो बेसिकली what are the parameters on which this switching speed depends? 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपकी स्विचिंग की स्पीड डिपेंड करती है। वन इज द मेमोरी स्पीड, आपके सिस्टम की कितनी मेमोरी है, अगर फास्ट है तो ऑफ कोर्स फास्ट स्विचिंग हो जाएगी। नंबर ऑफ रजिस्टर्स, अगर मेरे नंबर ऑफ रजिस्टर्स 8 हैं तो सिर्फ 8 के कंटेंट्स को मुझे पीसीबी भी लिखवाना है, और वो भी डिपेंड करता है कि आपके कितने बिट के रजिस्टर हैं। 8 रजिस्टर्स थे 16 बिट के या 8 रजिस्टर्स थे 32 बिट के। ऑफ कोर्स किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, 32 बिट का रजिस्टर का जो आर्किटेक्चर होगा उसमें ज्यादा डेटा होगा, उसमें ज्यादा डेटा को राइट करवाने में टाइम लगेगा। सो द सेकंड पैरामीटर इज कि आपके नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं जिनको कॉपी करवाना है। एंड द थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली ये कहना चाहिए कि आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कितने ऑपरेंड की हैं, वो एट अ टाइम पे 2 ऑपरेंड्स ले रही हैं या 3 ऑपरेंड्स ले रही हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी इंस्ट्रक्शंस में 4 या 5 ऑपरेंड्स हैं जो कि एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अच्छा टेक एन एग्जांपल, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही थी जो सिर्फ ये कर रही थी C = A + B। तो जब कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तो C के कंटेंट्स को पीसीबी में लिखवाया गया, A के कंटेंट्स को पीसीबी में लिखवाया गया और B के कंटेंट्स को लिखवाया गया। एक प्रोसेस थी जो ये कर रही थी P = X / Y × Z / M × O एंड फैक्टोरियल ऑफ जो भी था, बड़ा लंबा से ऑपरेंड्स थे, 5 या 6 ऑपरेंड्स थे। तो जितने ज्यादा ऑपरेंड्स होंगे उतने ज्यादा ऑपरेंड्स को मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि आपकी किस तरह का इंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्चर है, आपका जो इंस्ट्रक्शन सेट है। आप इंस्ट्रक्शन सेट आई एम श्योर जरूर समझते होगे क्योंकि आप सीएसए पढ़ के आएंगे। इंस्ट्रक्शन सेट रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which a particular architecture, which a particular processor architecture can handle, which a particular processor architecture and can handle। RISC और CISC आर्किटेक्चर सुने हुए आपने? रिस्क क्या होता है? Yes, ma'am. रिस्क क्या होता है? Reduced set of instructions. रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। सिस्क क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क आर्किटेक्चर चलता था। रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती थी, 2 या 3 सिर्फ ऑपरेंड्स की। लेटर ऑन डिजाइनर्स ने सोचा कि क्यों ना सारे के सारी इंस्ट्रक्शंस बना दी जाएं हर काम करने के लिए, कोई प्रोग्राम लिखना ही ना पड़े। टेक एन एग्जांपल, फैक्टोरियल के लिए भी इंस्ट्रक्शन बना दी, फिबोनाची के लिए भी इंस्ट्रक्शन बना दी, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन बना दी, हर छोटे काम के लिए एक इंस्ट्रक्शन बना दी। तो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत बड़ा हो गया और बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। Later on, it was realized that 95% of the instructions are hardly used. बेसिकली इंस्ट्रक्शंस कौन सी यूज हो सकती थी? प्लस की, मल्टीप्लाई की, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस की, डिवीजन की, यही सारी इंस्ट्रक्शंस यूज होती थी किसी भी तरह के प्रोग्राम को करने के लिए। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को बना दिया गया, फैब्रिकेट कर दिया गया आपके चिप के ऊपर कि अगर ये इंस्ट्रक्शन आई, फैक्ट की कोई इंस्ट्रक्शन आए तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेवल पे ही उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, प्रोग्राम लेवल पे एग्जीक्यूशन ना हो, इंस्ट्रक्शन लेवल पे एग्जीक्यूशन हो जाए। तो ऐसे करने से मैंने सिर्फ अपना चिप एरिया वेस्ट किया।
मैंने इतनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, मैंने चिप एरिया अपना बढ़ा भी लिया, मेरा चिप बहुत बड़ा हो गया, चिप बड़ा होने की वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन का टाइम ओवरहेड होने लग गया. सो एज अ रिजल्ट CISC आर्किटेक्चर प्रूव टू बी अ फेलियर because it was realized that those 95% of the instructions were hardly used. So again the designer thought of coming to the RISC architecture saying कि जितने भी complex instructions जो हैं उनको प्रोग्राम लेवल पे प्रोग्रामेटिकली सॉल्व किया जाएगा, बजाय कि उनके लिए हर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, हर पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन बनाई जाए. समझ में आ गया? सो द इवोल्यूशन फ्रॉम RISC to CISC to again the RISC type of architecture. So I am coming to the point कि जब आपका context switch होता है तो context switch में भी ये देखा जाता है कि कितनी complex instructions हैं. Complex instructions जितनी ज्यादा होंगी उतना ही transitioning में context switching करने में time लगेगा. ठीक है? Is it okay? Yes, ma'am. Okay. देन देर इज, ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. स्विचिंग की जो स्पीड जो होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी स्पीड, नंबर ऑफ रजिस्टर्स दैट मस्ट बी कॉपीड एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. एक अल्ट्रा स्पार्क टाइप के कंप्यूटर्स होते थे फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम्स, उनके अंदर दे हैव मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स. मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स का मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि सीपीयू में एक सेट ऑफ रजिस्टर्स थे, एक प्रोग्राम काउंटर, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और बाकी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, मेमोरी बफर रजिस्टर्स, एक तरह के रजिस्टर्स हुआ करते थे. बट सन माइक्रो सिस्टम्स ने अपना अल्ट्रा स्पार्क नाम के कंप्यूटर्स जो निकाले, स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अंदर एक सेट की बजाय मल्टीपल सेट ऑफ रजिस्टर्स थे. सो एक सेट में प्रोसेस 1 की कॉन्टेक्स्ट सेव था, एक जो सेट जो था उसमें प्रोसेस 2 के कॉन्टेक्स्ट सेव थे, तीसरे सेट में प्रोसेस 3 के कॉन्टेक्स्ट सेव थे. और देयर इज अ पॉइंटर जो ये पॉइंट करता था कि अभी प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही है तो फर्स्ट सेट के रजिस्टर्स को रीड करना है, दूसरे केस में प्रोसेस 2 के रजिस्टर्स को सेव करना है एंड सो ऑन. सो इसकी वजह से आपका जो रीडिंग टाइम था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम जो था वो काफी रिड्यूस हो गया. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि प्रोसेस 1 के ये रजिस्टर्स थे, प्रोसेस 2 के भी लेट्स से ये रजिस्टर्स थे, प्रोसेस 3 के भी ये रजिस्टर्स थे. तो जब प्रोसेस 1 चल रही होगी तो ये सेट ऑफ रजिस्टर से डेटा रीड करना है. अब कॉन्टेक्स्ट स्विच की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने इतने सारे रजिस्टर्स मेंटेन किए हुए. प्रोसेस 2 चल रही है तो ये वाली कंटेंट्स को रीड करना है, प्रोसेस 3 चल रही है तो ये रीड करने हैं, प्रोसेस 2 के ऊपर कंट्रोल आया तो फिर से इन कंटेंट रजिस्टर्स को, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. Done? Okay, so now we are coming to the operations जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़े थे कि अगर प्रोसेस मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तो उसको क्या क्या काम करवाना चाहिए. द फर्स्ट थिंग इज प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे. प्रोसेस क्रिएशन जो मैंने अभी बताया था कि देयर इज अ पेरेंट प्रोसेस which can create multiple child processes. So there is always a tree or a hierarchy of processes. Parent process give rise to child process and that child process can again give rise to many other children. So there is a रिलेशन ऑफ पेरेंट, चाइल्ड, ग्रैंड चिल्ड्रन बिटवीन द प्रोसेसेस के बीच में ये आपका रिलेशन मेंटेन होता है. ईच प्रोसेस मेंटेन्स द PID एंड PPID. हर प्रोसेस मेंटेन करती है कि उसका PID क्या है, प्रोसेस ID क्या है और पेरेंट का प्रोसेस ID क्या है. पेरेंट का प्रोसेस ID क्या है. पेरेंट और चिल्ड्रन जो हैं दे कैन शेयर द रिसोर्सेज. अगर आपने एक पेरेंट जो था वो था, उसने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया तो पेरेंट एंड चिल्ड्रन कैन शेयर द रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑप्शंस हैं, ये रिसोर्स शेयरिंग की ऑप्शंस हैं. तीनों तरह की ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे. पेरेंट और चाइल्ड जो है दे कैन शेयर द रिसोर्सेज. पेरेंट can give some subset of the resources to each of its children. Parent जो है वो हर child process को depending upon the work which the child process is doing, depending upon the priority of the child process, हर child process को कुछ subset of the resources
देते हैं, या फिर थर्ड ऑप्शन इज पेरेंट और चाइल्ड में कोई शेयरिंग ना हो रिसोर्सेज के, देयर इज नो शेयरिंग बिटवीन द रिसोर्सेज। डन। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन। ओके, टाइम तो हो गया, बस मैं ये स्लाइड करती हूँ, देन आई टेक द अटेंडेंस। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन के ऑप्शन। पेरेंट एंड चाइल्ड कैन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। पेरेंट अलग चल रहा है, चाइल्ड अलग चल रहा है। हो सकता है पेरेंट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए पहले, हो सकता है चाइल्ड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए पहले। दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं और दोनों में से किसी का भी एग्जीक्यूशन जो है वो हो सकता है खत्म पहले। द सेकेंड ऑप्शन इज कि पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है कि पहले चाइल्ड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा, उसके बाद पेरेंट प्रोसेस, तब तक पेरेंट प्रोसेस वेट करेगी और उसके बाद चाइल्ड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म होगा। सो यहाँ पे इस डायग्राम पे मैं आ रही हूँ, ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके थे। इट इज जस्ट शोइंग अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। सो यहाँ पे आपको दिखाया गया है यूनिक्स या लाइनिक्स के केस के अंदर कि एक प्रोसेस जो थी उसने फोर्क सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट की, तो एक तो पेरेंट प्रोसेस रहेगी और उससे एक चाइल्ड प्रोसेस बन गई। पेरेंट जो है वो वेट कर रहा है और जब चाइल्ड का एग्जीक्यूशन खत्म होगा और चाइल्ड जब अपनी एग्जिट सिस्टम कॉल को कंप्लीट कर लेगी तो वो पेरेंट को सिग्नल देगी कि यस माय वर्क इज डन, और उसके बाद पेरेंट अपना एग्जीक्यूशन खत्म करके फाइनली टर्मिनेट होगा। ये बेसिकली यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है कि जहां पर मैंने लिखा था कि पेरेंट वेट अंटिल द चाइल्ड टर्मिनेट, यहाँ पर यही दिखाया हुआ है कि पेरेंट का काम खत्म हो गया पर वो वेट करता जा रहा है। चाइल्ड का अपना काम खत्म नहीं हुआ था, वो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उसने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद उसका जो एग्जिट का जो स्टेटस जो था वो पेरेंट को पास किया गया, और जब पेरेंट का काम खत्म हो गया, तो जब चाइल्ड का काम खत्म हो गया, पेरेंट का वेट कंडीशन खत्म हो गई, तो उसके बाद वो रिज्यूम करेगा, अपना काम खत्म करेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। सो इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल्स को लैब में करना है यूजिंग फोर्क, एग्जिट, वेट एंड एग्जिट सिस्टम कॉल। एग्जिट सिस्टम कॉल्स को यूज करके हमारा नेक्स्ट काम जो है वो हमारा लैब क्लास में होगा। चलिए ठीक है, अपनी अटेंडेंस, आंसर टू योर रोल कॉल्स फास्ट।